चौधरी बनना चाहते हो? आराम से काका। कि गांव देहात में हमारा जलवा हो जाए कि भैया गए सीधे मारी लात दरवाजे और घुस गए अंदर। अब बात है, क्या बात है? विवेक जी समझ रहे होंगे मेरी बोली क्या? इतने बड़ा जलवा हो जाता है जहाँ रहते विवेक जी, इतने में तो आप पार्षद के लायक उम्मीदवार मान लिए जाते हैं। बोले भैया ने किसी की नहीं सुनी, फटाक से लात दी दरवाजे में। बोला प्रिंसिपल को ये रंगबाजी नहीं चलेगी। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? हम भौरे हैं क्या राहुल गांधी से कहेंगे जिनके कैसे एफआईआर नहीं लिखी जा रही, वो जांच क्या करा लेंगे? की गारंटी मैं नहीं दे सकता। उनकी स्थिति भी देश देख रहा है और देश की संवेदनाएं हैं उनके साथ। 40 साल तक कांग्रेस के मंच से संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया, सुना? शाबाश बेटा। 1936 में किसके कहने से जवाहरलाल जी ने वंदे मातरम को काटा? बता दीजिए, इतिहास में दर्ज है। ये थेतराई करने से, गाल बजाने से बातें नहीं बदलेंगी। न धरने से बदलेंगी, न प्रदर्शन से बदलेंगी, न छत पे चढ़ने से बदलेंगी, न छत से उतरने से बदलेंगी। आपने देखा होगा हाल ही में कांग्रेस जनता पार्टी वाले कैसे राजस्थान में कूटे गए। अब ये हर जगह ऐसे ही कूटे जाएंगे क्योंकि ये लोग विपक्षी पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इन लोगों को पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सब तामझाम करने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ में चलते हैं। ये तो कोई काम धंधा करते हैं नहीं है, हमेशा धरना प्रदर्शन में लगे रहते हैं। सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को विदेशों से फंडिंग हो रही है कि भारत में उपद्रव मचाओ। लेकिन भारत की जनता जान गई है कि छात्रों के नाम पर ये केवल गुंडागर्दी करते हैं। इनको छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। देखना ये भविष्य में अपने पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर करा के नेता बनेंगे, इसके बाद माल छापेंगे। और देखते हैं इसी मुद्दे पर डिबेट अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ में। मालिक वो देखो। एक चीज नहीं समझ में आ रही मेरे विवेक नारायण जी, आप लोग अपने इतने बड़े नेता को इतनी उमस में ऐसे छोटे छोटे मामलों में कहाँ उलझा देते हो जहाँ कुछ होना जाना नहीं है। नहीं, जो काम है छोटा वकील का, उसके लिए चिदम्बरम की भी जरूरत नहीं, छोटा वकील कर लेता 30,000 का क्या, और करते हैं पूरे देश में ऐसा काम हो रहे। आपने वहां उनको फंसा दिया। अच्छा मान लीजिए एफआईआर नहीं हुई उनके 5-6-7 घंटे बैठने के बाद भी, तब भी कचहरी जाना पड़ेगा। तो इनको काय को पसीना पसीना किए विवेक जी? अरे बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? इसका देखिए दूसरा पहलू भी देखिए आप जी, बताइए। आपकी बात सब टेक्निकल मैंने समझ ली कि सब पूरे देश ने सुन ली कि चलिए ये नियम कायदे बने हुए हैं वो करें। इसके दूसरे पहलू पे अगर आप जाइए, पासिव उसमें मतलब यह कि नियम कायदे बने, मतलब समझ ऐसा भी मत कहो यार। इनसे लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं, इस बात को समझिए। हिंदी समझ गया, लाखों लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। ये जो कानून आप बता रहे जी हैं, हाँ। ये तो कानून एक दिन देश के हर आम नागरिक को मालूम है। राहुल जी को नहीं मालूम, आप सब जानते हैं। राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको पता है। नहीं, बात पूरी हो जाने। राहुल जी और वेणुगोपाल को छोड़ के सबको नहीं, पता है। आप देखिए एक पहलू पे खाली बात कर रहे जी। हैं। इसका दूसरा पहलू भी अगर आप देखिए, क्या नुकसान था एफआईआर लिख लेने में अगर वो राहुल गांधी चले गए? बोल जितना बोलना है बोल। आपकी इतनी सामंती सोच है भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल गांधी भी देश के नागरिक हैं, वो बाद में सांसद हैं या एलओपी हैं। अगर उनके पास कोई आया और वो चले गए तो इसमें अगर लिख लेते तो क्या नुकसान हो जाता बताइए? पहले आप ये भी देखिए, इस पहलू को भी देखिए। ये तो राहुल गांधी क्या ऐसी बात थी? आप इसमें कानूनी बात समझा रहे हैं, ठीक, कानूनी बात तो राहुल विवेक जी सामान्य रूप से राहुल जी को जाना चाहिए था, फिर उनको पूरी कांग्रेस को वहां नहीं जुटाना चाहिए था थाने के बाहर। अमिताभ जी इसका देखिए असली ये है, ये आप इसको बिल्कुल हमारे सभी, चाहे ओपी सिंह जी हो, चाहे धर्मेंद्र जी हो, चाहे हमारी विद्वान प्रवक्ता नीति जी हो, ये सब जानेंगे कि जो ये एफआईआर का न लिखना ये देश की तस्वीर को बयां कर रहा है कि आम आदमी की किन स्थितियों में आदमी है कि अगर उसके संग कोई घटना होती है तो उसकी एफआईआर तक लिखने में ये लाले हैं कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए, फिर वहां से आया तो समझाया दिया आपने। तो लेकिन एफआईआर लिखने में उसको परेशानी है। ना गलत प्रचार ना करो, चक्कर नहीं लगते, आपको मानना पड़ेगा। गए बिल्कुल कम अनुभव वाला वकील भी दो हियरिंग में कोर्ट का आदेश लाके एसपी के हाथ दे आता है कि एसपी साहब ये आदेश है मजिस्ट्रेट का, कंप्लाइंस करो। किसने आप कहते चक्कर लग रहा है और बहुत समस्या हो रही है ना? गलत प्रचार ना करो महाराज। देख रहे हैं एक दूसरे पहलू को देखिए, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से देखिए। आप तो एक उससे देख रहे हैं एंगल से, आज अगर वो चले गए थे या सामान्य व्यक्ति जा रहा है, उन्होंने ये दिखाया कि देश में देखिए जब हमारे संग हो रहा है, एक सांसद के साथ हो रहा है, तो आम आदमी के संग कैसे हो रहा होगा। हो ये इसको इस रूप में भी देखिए आप।
ये इस बात को बात भी, इसको भी देखना पड़ेगा आपको, दोनों पहलू लेके चलने पड़ेंगे। लेकिन मैं पूछ सिर्फ इतना विवेक भाई, एक मिनट, तो अगर मान लीजिए कोई भी, आप देखिए दूसरी बात, ठीक, जो ये फंडिंग की बात कही गई, तो आप देखिए कितनी हास्यप्रद बातें हैं ये। अरे आपके पास, आप पढ़े लिखे लोग हैं, नीति जी से लिखे, अरे 2 लाइन लिखिए, भेजिए कि इनकी फंडिंग की जांच कराई जाए। आप नहीं लिखते हैं। ठीक है विवेक जी, आप एक सरोज की बात रुक जाइए विवेक जी, 1 मिनट आप रुकना होगा। चलो नीति जी लिख के भेजेंगी नहीं भेजेंगी, नीति जी जाने भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए। मैं विवेक जी एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैं तो बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूं, मुझे हिपोक्रेसी पसंद ही नहीं। घर में सत्यनारायण कथा कराओ तो भी 3-4 हज़ार रुपया लग जाता है, कन्नौज सस्ता है फिर भी। अब रुक जाओ, सुन लो, ठीक। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा, ये अगर खर्चा कर रहे हैं तो इनके पास चंदा का स्ट्रक्चर है। इन्हें तो चंदा मिल नहीं रहा, ये तो रजिस्ट्रेशन अभी कराई नहीं है। ये बात मैं अखिलेश यादव की पार्टी से नहीं पूछूंगा कि गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन है, उनके पास चंदा है। कांग्रेस से नहीं पूछूंगा, भाजपा से नहीं पूछूंगा, लेकिन ये जो काकरोच आए हैं इनका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, ठीक है, ये चंदा ले नहीं सकते लीगली। ये गाड़ियां कहां से दौड़ रही हैं? ये सब बिल्कुल झमाझम कपड़े पहन के, जूते महंगे पहन के, चश्मा लगा के, ये जो सब बालक कूद रहे हैं, ये कहीं से तो पैसा पा रहे होंगे विवेक जी। कौन कराएगा? राहुल गांधी जांच कराएंगे, विपक्ष में बैठे हुए, इसकी जांच कौन कराएगा? भाई जो सरकार आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, ये सवाल नहीं था आपसे। अब रुक जाओ, ठीक है, मुझे धर्मेंद्र जी के पास जाना पड़ेगा। आप गलत समझ गए, आपसे ये सवाल नहीं था कि आप जांच कराएंगे, ये तो हम भी जानते हैं कि आपके बस में नहीं है अभी कुछ, आपको जनता ने सत्ता में नहीं रखा है लंबे समय से, ये तो हम जानते हैं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आप इतना तो बोलो कि हाँ भाई ये बात तो है, ये तो शक के दायरे में, ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां चल रही हैं, ये कहां से आ रही है, पैसा कहीं से तो आ ही रहा है। आपने ये भी नहीं कहा बोले राहुल गांधी जांच कराएंगे। हम भौरे हैं क्या राहुल गांधी से कहेंगे? जिनके कहीं से एफआईआर नहीं लिखी जा रही वो जांच क्या करा लेंगे? गजब बेइज्जती है। उनकी स्थिति भी देश देख रहा है और देश की संवेदनाएं हैं उनके साथ, लेकिन वो तो जांच नहीं करा सकते ना, सब हम लोग जान ही रहे। धर्मेंद्र जी, विषय फिर वही है कि अपनी मांगे रखना, उन लोगों के लिए जो उस स्टेक होल्डर हैं उनके लिए मांगे रखने का लोकतंत्र में हमेशा स्पेस है, और जहां स्पेस नहीं वहां उसके लिए लड़ा जाएगा कि स्पेस हो, ठीक। लेकिन जो स्टेक होल्डर नहीं है वो अचानक से कबूतर काकरोच कुछ भी बना के आ जाएं और कहें कि जी हाँ भाई सारे देश भर के नहीं, सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हम चेकिंग करेंगे। बोले नॉन बीजेपी रूल्ड में, बोले ना वहां नहीं, यहां करेंगे क्योंकि हम सिविल सोसाइटी। तो ये तो खुल्लम खुल्ला तमाशा है नहीं। और इस एनआरकी की छूट दे दी गई, तब तो कल को मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार आई किसी दौर में, तो 10 लड़के आ जाएंगे, बोले हाँ भाई मैं मुख्यमंत्री के यहाँ सिविल सोसाइटी के तौर पर चेकिंग करूंगा। तब आप ही लोग लट्ठे लेके उनकी सुताई करोगे, कहो आओ तुम्हें हम बताएं सिविल सोसाइटी। बात तो सही है। नहीं, ये एनआरकी का समर्थन तो मत करिए ना, व्यवस्था समर्थन करते हैं किसी दंगा का, लेकिन संस्थाएं अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करती तो लोकतंत्र में सबसे खराब बात वही है, खरीद के उसको दे रखी है। ये सवाल सरकार अगर कहीं बाहर फंडिंग हो रही है तो गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए, ये फॉरेन सेक्रेटरी को बयान देना चाहिए कि विदेश से कहां से फंडिंग आकर लोगों को गाड़ियों में तेल डाला जा रहा है। दूसरी बात अमिताभ जी, जो आप ये सवाल हमसे कर रहे थे कि एनआरकी और काकरोच पार्टी, अरे भाई नाम तो रखने का उनका अधिकार है, काकरोच कोई भी नाम हो सकता है, काकरोच हो सकता है, गंगा पार्टी हो सकता है, बुलबुल पार्टी हो सकता है, कोयल पार्टी, उसमें क्या आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। अव्वल तो अब थाने जाने का समय ही खत्म हो गया। ये गुरसराय नहीं है, बकेवर नहीं है, उमरदा नहीं है, खिमसेपुर नहीं है, ठीक ना, ये दिल्ली है। ऑनलाइन कहीं से भी करिए, 0 एफआईआर कहीं से भी हो जाएगी, बाद में संबंधित थाने को भी भेज दी जाएगी। किसे बौरा बना रहे हो भैया? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। किसे बौरा बना रहे हो यार? कुछ तो लिहाज करो मालिक। दूसरी बात धर्मेंद्र भाई ने कही कि जितेंद्र सिंह ने और जगत प्रकाश नड्डा ने उनसे बात की, 2 मंत्री, 4 मंत्री, 10 मंत्री भी बात करें, पूरी कैबिनेट भी उनको बुला चाय पिलाती लड़कों को, तब भी मैं यही घुसकर निरीक्षण करने का अधिकार किसी को हासिल नहीं, तब भी मैं यही बोलता। आरटीआई का कानून किस लिए बनाया? इसीलिए बनाया ना कि आपको ऑफिस में घुसने नहीं देंगे। और ये तो वो सरकार बनाई थी जो इनके रिश्तेदार है धर्मेंद्र जी की पार्टी के, वही नहीं लाए थे। वो ये क्यों नहीं काजी की पार्टी के, वही नहीं लाए थे। वो ये क्यों नहीं कानून ले आए, मनमोहन सिंह की सरकार क्यों नहीं ले आई कि सिविल सोसाइटी जब चाहेगी जिस दफ्तर में घुस जाएगी और सारे दस्तावेज खुद ही हासिल कर लेगी रजिस्टर से फाड़ फाड़ के। फिर गलत स्थान पे लेके आए आप हमें। नहीं ना, उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगाइए, एक एप्लीकेशन लिखिए, अपना प्रश्न पूछिए, सरकार का विभाग उत्तर देने के लिए बाध्य है, इसके लिए संसद ने कानून बना दिया। उस कानून को लांघ कर आप
चौधरी बनना चाहते हो कि गांव देहात में हमारा जलवा हो जाए कि भैया गए सीधे मारी लात दरवाजे और घुसी गए अंदर? विवेक जी समझ रहे होंगे मेरी बोली क्या? इतने बड़ा जलवा हो जाता है जहां रहते विवेक जी, इतने में तो आप पार्षद के लायक उम्मीदवार मान लिए जाते हैं। बोले भैया किसी की नहीं सुनी, फटाक से लात दी दरवाजे में, बोले बुलाओ प्रिंसिपल को। ये रंगबाजी नहीं चलेगी, चलनी भी नहीं चाहिए। आरटीआई एक्ट किस लिए है? चना मुरमुरा खाने के लिए बनाया था। बोल बोल बोल। हम कोई बात कहते हैं तो उसका आदि अंत सोचकर बोलते हैं कि बहस कहां तक जाएगी और कहां तक उसको वापस लाना है। मित्र, आपको समझ में नहीं आ रही बात? आरटीआई लगाइए। आरटीआई का एक प्रोटोकॉल है, कोई माई का लाल उसकी अवहेलना नहीं कर सकता। ये कैसे हो गया कि जो हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया वो सब जगह करेंगे कि मेज के नीचे जज छुप जाए? ये तो होना ही था। ये नहीं चलेगा। कहा धर्मेंद्र भाई ने कहा कि अदालतों के पीछे कब तक छुपोगे, ठीक बात है, लेकिन ये भी ठीक नहीं कि जजेस मेज के नीचे कब तक छुपे डर के मारे, ये भी ठीक नहीं ना। ये सिविल सोसाइटी नहीं, ये अपमानजनक व्यवहार है, ये भारत की मर्यादा का चीरहरण है। मित्र, बच्चे शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, जो वह पढ़ रहे हैं। अध्यापक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, अभिभावक शिकायत करें 100 दफा स्वागत है, लेकिन कोई राका कोई बांका चला जाएगा मुझे हेटते हुए, वो नहीं चलेगा ना, कतई नहीं चलेगा। राका नाम रखो और चाहे बांका रखो, सुना? जान लो भैया। तो ये भी सिनेमा में आपने देखा जी। कि संसद में बात चल रही हो और कोई नेता दौड़ करके जाए और प्रधानमंत्री के गले पड़ जाए, ये भी देखा। ठीक है, ओपी सिंह का भी रुकना होगा। वो गले नहीं पड़े, उन्होंने आंख भी मारी बाद में। गले पड़ने से ज्यादा अद्भुत वो था आंख मारना। सदन के भीतर तो आंख किसी ने नहीं मारी। राहुल जी पहले और अंतिम व्यक्ति है और मुझे उम्मीद है कि कभी कोई मारेगा भी नहीं। सड़क पर आंख मारने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सदन के भीतर कोई नहीं भाई ना। और वो भी आप प्रधानमंत्री के गले पड़े और ऐसे करके ऐसे आंख कर रहे हैं। महाराज आप तोप हैं, आप किंग हैं, किंग कोबरा है। अब प्रणाम ही किया जा सकता है क्या ऐसे लोगों को? मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी को भी दिल में ये बातें चुभती होंगी कि यार कहां ये गठबंधन में इनके संग आ गए हैं, अब इनका भी बोझ उठाते उठाते घूमो। लेकिन चलिए खैर ठीक है, राजनीति में कई बार फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं। वंदे मातरम पर मैं एक बात कहूं जो बहुत कम आई बात, पूरी कांग्रेस कह रही है खड़गे जी और सब लोग जवाहरलाल नेहरू पर मुकदमा करो, गांधी जी पे करो, पटेल पे करो, अंबेडकर पे करो, टैगोर पे करो, बोल रहे हैं ना हाथ उठा उठा के। लेकिन मैं भी अपने दिमाग का आदमी हूं विवेक जी, मैं ऐसी चीज खोज के लाता हूं जो सबको चित्त कर दे। कहा जा रहा है इतने साल से जो वंदे मातरम गाया जा रहा है हम वही गाएंगे, कोसी माई के लाल की नहीं सुनेंगे। अच्छा जी खड़गे जी आपको प्रणाम, एक बात का जवाब देंगे। 1936 से पहले 40 साल तक, लिख लो सब लोग, आगे की बहसों में भी काम आएगा। 40 सालों तक कांग्रेस के हर अधिवेशन में 6 छंदों वाला वंदे मातरम गाया गया। गोखले ने गाया, राणा डे ने गाया, सरोजनी नायडू ने गाया, गांधी ने गाया, जयप्रकाश जवाहरलाल ने गाया, मोतीलाल ने गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया, अंबेडकर ने गाया, कांग्रेस के मुसलमान अध्यक्षों ने गाया। 6 छंद का वंदे मातरम 40 साल। 40 साल आपको कुछ एबीसीडी पता है इतिहास की? नहीं ना। राहुल गांधी पर तो खर्च पढ़ने का समय नहीं, वो तो टॉफी फेंकने में व्यस्त है। आपको पता है ये सच? 40 साल तक कांग्रेस के मंच से संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया। 1936 में किसके कहने से जवाहरलाल जी ने वंदे मातरम को काटा? बता दीजिए, इतिहास में दर्ज है। ये थेतराई करने से, गाल बजाने से बातें नहीं बदलेंगी। न धरने से बदलेंगी, न प्रदर्शन से बदलेंगी, न छत पे चढ़ने से बदलेंगी, न छत से उतरने से बदलेंगी। बड़ा हरामी हो बेटा। जिन्ना के कहने पर कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी को रजामंद किया, टैगोर को रजामंद किया कि चलो भाई 2 ही गा लो। 40 साल, पूरे 40 साल, 4 दशक पूरा वंदे मातरम गाया गया। रहमत अली मुसलमान थे ना, अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनकी सदारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तब तो इस्लाम की हेटी नहीं हुई। झूठ का तमाशा बंद करो यार, कब तक करोगे? अब नहीं चलेगा। 85 साल की उम्र के खड़गे जी से भी झूठ बुलवा रहे हो आप लोग यार। करो नेहरू जी पे करो, गांधी जी पे करो, जिन्होंने उन्होंने कभी नहीं गाया। अब खड़गे जी तो 85 साल के, स्मृति लोप भी हो सकती है उनकी, और हिंदी में समझो। लेकिन आप तो अभी 85 के नहीं हो विवेक जी। आपको तो इतनी समझ होनी चाहिए कि 40 साल गांधी समेत सभी कांग्रेस के नेताओं ने संपूर्ण वंदे मातरम गाया है, माइक से, मंच से। क्या बोलो? सियावर रामचंद्र की जय।
सोनिया जी इटली से आई, उन्हें नहीं पता होगा, आपको तो पता होना चाहिए था यार, आप तो इटली गए नहीं कभी। इसीलिए मैं कहता हूं आपको इतिहास को घोलकर नहीं पी सकते। 40 साल संपूर्ण वंदे मातरम गाया गया है कांग्रेस में, सुना? वो कांग्रेस आज कह रही है कि हमने कभी पूरा वंदे मातरम नहीं गाया। कुछ सीमा रखोगे असत्यवादन की मित्र। और दूसरी बात मैं फिर कह दूं, एक तो कांग्रेस जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी ये अपना जो पिक एंड चूज करके कि जहां भाजपा या एनडीए का शासन है हम वहीं धरना प्रदर्शन चेकिंग करेंगे, जहां कांग्रेस या उसके समर्थक दल का शासन है वहां हम कतई नहीं जाएंगे, उधर मुंह करके सोएंगे भी नहीं। पंजाब दिल्ली से इतना बगल में है लेकिन भैया गए नहीं अभी तक कसम से ना, बोले उधर जाएंगे नहीं। सब कह रहे कि तुम्हें हमारी कसम पंजाब आ जा, बोले ना हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, हम राजस्थान जाएंगे, बिहार जाएंगे। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है धर्मेंद्र भाई, मेरी चिंता ये है, ये सिविल सोसाइटी नहीं है जो वहां इन्हें मिल रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी वाले हैं क्या? मेरी चिंता ये है लड़के ऐसे घुसेंगे जबरिया तो कूटे पीटे जाएंगे, सब जगह संघर्ष होगा, ये समस्या है मेरी। बच्चे तो अपने हैं, उपद्रव करेंगे तो कूटे पीटे जाएंगे, मुकदमे हो जाएंगे, जेल जाएंगे, तब क्या करोगे? सरकारी रजिस्टर चोरी हो गया जी भगदड़ में तो मुकदमा लिखा जाएगा ना, तब राहुल जी बचाने जाएंगे नहीं ना, वो तो अपनी एफआईआर नहीं लिखा पा रहे, वो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे? रक्षा भी समर्थ ही कर सकता है। अगर राहुल जी की स्थिति ये हो गई कि एक एफआईआर के लिए उनको टॉफी बांट धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो राहुल गांधी पर भरोसा कौन करेगा? राहुल जी के कहने से कौन छत से कूद पड़ेगा कि हम बचा लेंगे? शाबाश मेरे शेर। शक्ति दिखनी चाहिए, शक्ति की ही पूजा होती है धर्मेंद्र जी। और जो काकरोचों के पीछे खड़े होकर अपनी राजनीति साधना चाहते हैं वो लोग कायर हैं, वो कायर लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉकरोच हमारे लिए विधानसभा का चुनाव आसान कर दे, कॉकरोच हमारे लिए 29वें लोकसभा के चुनाव आसान कर दे। वो लोग कायर हैं, वो राजनीतिक लोग नहीं, योद्धा नहीं है, राजनीतिक योद्धा नहीं है, वो कायर लोग। आप उस नए जन्मे संगठन के पीछे खड़े होकर उनकी पालकी कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं इसलिए कि आपको चुनाव में लाभ मिल जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को। समाजवादी पार्टी ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई? मैं स्वागत करता। कांग्रेस देश में ऐसा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर पाई जो कांग्रेस कर रहे हैं? कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? नहीं, इधर कांग्रेस का अवतार हुआ, आप सब गाने लगे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला है, और आरती लेके आ गए, बोले किधर हो भैया कांग्रेस भैया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लोकतांत्रिक ढंग से ही चलने दीजिए मित्र। ये रास्ता अराजकता की ओर जाएगा। किसी दिन 4 मनबड़ खड़े होंगे लड़के और वो कहेंगे कि हम सुप्रीम कोर्ट की फाइल चेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुकदमे बहुत ज्यादा लंबित हैं, आज हम जाके चेक करेंगे। तब क्या होगा? उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा। देखो, पहले कांग्रेस पार्टी में वंदे मातरम को पूरा गाया जाता था 40 वर्षों तक, लेकिन 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना के कारण वंदे मातरम में काट छाट किया गया, क्योंकि जिन्ना को मुस्लिमों का नेता बनना था। जब कांग्रेस पार्टी वाले राजस्थान के एक स्कूल में जाकर कैसे छात्रों को भड़काया और आरोप लगाया कि वहां का प्रिंसिपल दूसरे स्कूल से बच्चों को लाया। जब वहां की जनता ने उनकी कुटाई कर दिया, उसके बाद बोलते हैं कि पुलिस वालों ने ग्रामीणों के ऊपर लाठी क्यों नहीं चलाई। देखो इनका दोहरा चरित्र। जब जंतर मंतर में पुलिस वालों ने छात्रों को वहाँ से भगा रहे थे तो बोलते हैं पुलिस वालों ने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाया था। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने एक पुलिस स्टेशन में गए थे कि हमारी एफआईआर लिखो, क्योंकि पुलिस वालों ने छात्रों पर पैलेट गन चलाया। बड़ी मुश्किल से उनका एफआईआर लिखा गया, लेकिन मानना पड़ेगा पुलिस वाले जल्दी किसी का एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ी कमी है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा था कि ये सीजेपी वाले सिविल सोसाइटी वाले हैं, इनका अधिकार है विरोध करने का जब सरकार ना सुने तो। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इतने बड़े वाले हैं, जब अखिलेश यादव सीएम थे तो उनके चमचों ने एक कोर्ट में कैसे घुसकर वहां पर तोड़ फोड़ की थी, उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं लोग। इन सीजेपी वालों को याद होना चाहिए कि आप किसी भी सरकारी संस्थान में ऐसे 10-15 लोगों के साथ नहीं घुस सकते हैं। पहले आपको वहां पर एप्लीकेशन देना होगा। आपकी क्या राय कमेंट करके बताओ।